नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के ऊपर बात करूंगा मैं आपसे। और ये जो वैकेंसी है, आपने एग्जामिनर नाम सुना होगा। एग्जामिनर ज़्यादातर आप सुनते हैं कि जो एग्जाम में एग्जामिनर बनते हैं उनको हम एग्जामिनर कहते हैं। नहीं, आपको मालूम है कि आजकल यूट्यूब बहुत चल रहा है, आजकल इंस्टाग्राम है, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन किसी का कंटेंट किसी के लिए कॉपी नहीं बनना चाहिए, किसी पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। मालूम है ना, किसी की बनाई चीज़ को आप कॉपी नहीं कर सकते। वीडियोज़ में ये चीज़ें हर जगह चल रही हैं। तो इसके लिए ना एक एग्जामिनर तो होना चाहिए जो इन पर ध्यान रखे। तो ये वही एग्जामिनर की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है, ये भैया देखेगा कि आपने किसी और का कंटेंट तो नहीं चुराया, चुरा करके डाल तो नहीं दिया वहाँ पर। आपने क्या डालने से पहले, चलो डाला डाला, लेकिन क्या उनसे पहले आपने उनसे कोई परमिट ली, परमिशन ली, नहीं ली, है ना। और अगर आप नहीं ले रहे हो फिर भी उनका वीडियो डाल रहे हो तो हम आपसे एक्शन कर देंगे। तो यही काम एग्जामिनर का होता है। तो भैया यही वैकेंसी यहाँ पर खुली हुई है, आप देख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, ये CGPD, है ना, CGPDTM। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या भैया? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेड मार्क्स। फिर से बोल रहा हूं, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स। मतलब किसी की डिजाइन, किसी का पेटेंट, किसी का ट्रेड मार्क, किसी का ट्रेड मार्क आप चुरा नहीं सकते। उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल जनरल में वैकेंसी खुली हुई है एग्जामिनर की। पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 553 पोस्ट यहाँ पे टोटल खुली हुई है, ठीक है। एग्जामिनर पोस्ट का नाम मैंने बताया भैया। फॉर्म खुला है अभी अभी 14 जुलाई को। ये देखिए जरा, ओपनिंग लिखी हुई है, 14 जुलाई को ये फॉर्म खुला है। 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको भर देना है। हर जानकारी आप मान लीजिए कि 17 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग फाइनल लिस्ट आ चुकी होगी, ठीक है ना। 17 नवंबर को फाइनल लिस्ट आ चुकी होगी, आप भैया ज्वाइन कर रहे होगे। ये देखो, इतनी फास्ट प्रोसेस है। क्लियर है? एग्जाम का पैटर्न आप यहाँ पर सब देख सकते हैं। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इनके बारे में बात धीरे से बात करूंगा कि इनमें डिटेल क्या क्या है, उसके हम देखेंगे। पहले हम जरा समझ लें कि फीस कैसी है। भैया 1000 रुपए की फीस है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। 1000 रुपए की फीस लग रही है। 500 रुपए की फीस लगेगी महिलाओं के लिए, जो दिव्यांग जन है हमारे, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनकी मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होनी ही चाहिए। ऐसा चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहीं ना कहीं घोषित किया हो किसी फॉर्म में, है ना, तभी वो इसके एलिजिबल होते हैं। SC ST जिनके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, उनके पास भी अगर है उनके पास सर्टिफिकेट और वो SC ST से हैं, तो 500 रुपये उनके लिए एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। एज क्राइटेरिया मैं आपको अगर बता दूं तो देखिए, जनरल के हिसाब से यहाँ पे एज क्राइटेरिया लिखी है। बाकी आपको मालूम है कि डिपार्टमेंट वाइज, सॉरी, कम्युनिटी वाइज सबको छूट मिलती है एग्जाम एज में। जैसे कि जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए। तीन बातें बहुत ध्यान सुनेंगे आप। जनरल वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले और ओबीसी में जो आते हैं ना क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए जो मिनिमम एज 21 है और उनके लिए मैक्सिमम एज 35 है। अब यहां से मैं बात करता हूं, ओबीसी दो लेयर में बटी हुई है। एक क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। जो आरक्षण मिलता है ना 27% का आरक्षण, वो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। ऐसी जनरल कैटेगरी भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक जनरल कैटेगरी हो गई, एक जनरल से निकाल करके एक अलग कैटेगरी बनाई, जिसे हम EWS कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये कैसे होते हैं? इन देखिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, वही सेम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। फर्क यही है। कैसे? जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में फर्क यह है कि जो जनरल वाले 8 लाख रुपए से सालाना आय जिनकी कम है, उनको हम EWS कहते हैं। ऐसे ओबीसी वाले जिनकी सालाना आय पूरे परिवार की 8 लाख रुपए से कम है, कोई संपत्ति एक्स्ट्रा नहीं, सब मिला करके 8 लाख रुपए से कम है, तो हम ऐसे ओबीसी को नॉन क्रीमिलियर कहते हैं। और अगर इससे ऊपर वो कमा रहे हैं तो हम उन्हें क्रीमिलियर कहते हैं। क्लियर है? ऐसी जनरल में अगर 8 लाख से ऊपर है तो हम उन्हें क्रीमिलियर, मतलब जनरल में कहते हैं। तो जनरल वाले, ओबीसी के क्रीमिलियर वाले, और अपने क्या बोला था मैंने, EWS वाले, इन सब के लिए आप देखोगे एज क्राइटेरिया है। भैया SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। तो ये जो मैक्सिमम है ना, इसे 5 साल आप जोड़ लो, 40 साल हो गया उनके लिए। जो ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर वाले थे उनको 3 साल की छूट मिलती है, तो इसमें 38 कर लो उनके लिए। जो दिव्यांग जन है जनरल कैटेगरी के, उनको 10 साल की छूट मिलती है। जो दिव्यांग जन है SC ST से, उनको 15 साल की छूट मिलती है। जो दिव्यांग जन है ओबीसी के, उनको 13 साल की छूट मिलती है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल की छूट मिलती है। अब बोलिए, क्लियर है ये बातें? मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा लगभग लगभग, क्योंकि अब हम इसमें बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। तो भैया ये था इसका ओवरऑल तरीका जानने का। तो 14 जुलाई से 4 अगस्त तक की खुल रहा है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो भैया चलिए सुनते हैं फटाफट से क्या है। समझ गया ना डिपार्टमेंट कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ज्यादा दिक्कत हो, ये रहा, ये देखो लिखा हुआ है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स,
है ना, CGPDTM, CGPDTM यही लिखा हुआ था नीचे। ठीक है, अब ये देख लो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, देखो सब सब कुछ उससे जुड़ा, मतलब आपके वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी। चलिए नीचे चलते फटाफट से, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बातें हमें वहाँ पे करनी सिलेबस वगैरह पे। सिलेबस भैया यहाँ पे पीडीएफ पढ़िए, मैं पीडीएफ आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाना ये सब भी पढ़ने को मिलेगा और वो सब तो आपको मिल ही जाएगा। कौन कौन से ब्रांच किस किस को बुलाया है, पोस्ट कौन सी है, अभी आपको ये जानना है तो पोस्ट में भी आपको नीचे बताने वाला हूँ। ठीक है, अप्लाई वगैरह कैसे करना, देखिए अप्लाई तो अब आप इतना बड़ा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। लेवल 10 का आपका पे होगा, आप देख रहे हो 56,000 से आपकी शुरुआत होगी। गेजेटेड ऑफिसर में आप आएंगे, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। ये है भैया बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत ध्यान सुनिए। फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई से, लास्ट डेट कब है, 4 अगस्त है। एडमिट कार्ड आ गया होगा प्री का, तीन तीन पायदान में होना ना, प्री मेंस और एक इंटरव्यू होना है, तो प्री का एडमिट कार्ड आपका 14 अगस्त को आ चुका होगा। ठीक, आपका प्री का एग्जाम 3 सितंबर को हो जाएगा, 13 सितंबर को प्री का रिजल्ट आ चुका होगा। फिर आपके 18 सितंबर को ये एडमिट कार्ड दे देंगे मेंस का, मेंस का पेपर आपका ले लेंगे 1 अक्टूबर को, रिजल्ट मेंस का दे देंगे 16 अक्टूबर को। इंटरव्यू का फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा 22 अक्टूबर को, इंटरव्यू हो जाएगा 11 और 12 नवंबर को, और पूरी फाइनल लिस्ट जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो डेट आ जाएगी 17 नवंबर को। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये तो बाकी दिखाया है कि भैया हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, तो मुंबई में है ना। अच्छा ये याद रखिए, पेटेंट ऑफिस में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 4 जगह नौकरी करने को मिलेगा, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। अगर आप ट्रेड मार्क्स में सिलेक्ट होते हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट में, भाई है ना पूरी एग्जामिनर, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, पेटेंट में भी, ट्रेड में भी, है ना, डिजाइन में भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हो। तो ये ट्रेडमार्क भी चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद में। डिजाइन विंगिंग की कोलकाता, ज्योग्राफिकल कोलकाता में है, और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री है चेन्नई में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस मालूम है ना, किसी किसी को उस क्षेत्र का वो बना लेते हैं, जैसे कड़कनाथ भाई वहीं बिकेगा, है ना, कहीं की फुल्की, कहीं का कचौड़ी, दुनियादारी, ये सब जो जीआई टैग नहीं मिलता, ये वही है भैया रजिस्ट्री, कि भाई हमारा मिल गया, अब इसकी कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। तो कॉपीराइट ऑफिस, ये देखो कॉपीराइट ऑफिस, और ये सब ये आपके पूरे दिल्ली में है ना, ये सब सब ये दिल्ली, नागपुर, ये मेन मेन सिटीज में ही आपको देखने को मिलेंगे, तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा माइक तो नहीं गिरा, नहीं गिरा। चलिए ठीक है ना, और ये बाकी तो सेक्शन वगैरह है, सेक्शन वगैरह आपको पढ़ना नहीं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर बात करेंगे भैया, ये रही वो वैकेंसीज, यहाँ देखिए जरा, टोटल बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में पोस्ट खाली है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल वाले, आप अपनी अपनी पोस्ट के सामने देख लीजिए, आपने जिससे भी किया है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री वाले के लिए पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, कैटेगरी वाइज बटी हुई है। फूड टेक्नोलॉजी के लिए कैटेगरी वाइज ऐसी बटी हुई है। केमिस्ट्री के लिए कैटेगरी वाइज ऐसे बटी हुई है। पॉलीमर साइंस और टेक्नोलॉजी वालों के लिए है। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ईसी ब्रांच के लिए है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होती है। ईई के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस, सीएस और आईटी वालों के लिए भी है भैया, सीएस एंड आईटी जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए भी लगातार यहाँ पे पोस्ट है। फिजिक्स से जिन्होंने किया उनके लिए। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, मास्टर चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, मैं अभी इसके नीचे बताऊंगा। अभी आप ध्यान सुनिए कौन कौन से। सिविल वालों के लिए खाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए खाली है भैया यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखिए। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट खाली है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए खाली है। तो जितनी 14 पोस्ट आपको दिख रही है, 14 ब्रांचेस दिख रही है आपको, इन्हीं के लिए भरना है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये रोक लीजिए पन्ना, नहीं चिंता मत करिए, रोकने की जरूरत नहीं, डिस्कशन में सब दे रहा हूँ मैं, पीडीएफ आपको। और ये दिव्यांगजन हमारे जो भाई बहन है उनके लिए भी है। तो आप देखोगे वन आर्म वन लेग, वन आर्म लेग और बोथ लेग, लेप्रोसी क्योर्ड, डॉफिज्म, बोनापन, एसिड अटैक हुआ हो किसी पर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो किसी को, तो पुरानी एक वैकेंसी खाली थी, अभी नई 6 है, तो टोटल हो गई 7, आपके लिए 7 वैकेंसी है, सीधी बात है ना। ऐसी ब्लाइंडनेस जो जूझ रहे हैं इस बात से दिव्यांगजन हमारे, वो 10 वैकेंसी उनके लिए। सुनने में दिक्कत वाले जितने भी दिव्यांगजन है उनके लिए 9 है, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं उनके लिए 7 है। इस तरह टोटल दिव्यांगजनों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए 33 आ जाती है। ठीक है, चलिए बहुत जरूरी है ना। बाकी मैंने आपको छूट वगैरह बताई दी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये आगे भैया डिग्री की मैं बात करता था, तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी डिग्री, मास्टर की डिग्री चाहिए इनको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, नहीं तो फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी करके रखी हो। भाई भाई मैं ध्यान सुनो, मास्टर डिग्री तो चाहिए, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में करी तो ठीक। मान लो किसी ने बायोटेक्नोलॉजी में नहीं की, उसने माइक्रोबायोलॉजी में की तो भी भर सकता है। ठीक है ना, मॉलिकुलर बायोलॉजी में की है तो भी भर सकता है, बायोफिजिक्स में की है तो भी भर सकता है, और ऐसा कुछ भी है। देखो इक्विवेलेंट लिख देना यहाँ पे, अगर आप इस आपसे आपका जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो इससे मिलती जुलती है तो आप इसे भर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर में। बायोकेमिस्ट्री में देखो मास्टर डिग्री चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, और ऐसा कोई इक्विवेलेंट है तो उसमें भर सकता है वो, है ना।
केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री चाहिए भैया केमिस्ट्री में, नहीं तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग करके रखी, सीधी सी बात है, बात खत्म, डिग्री हो आपके पास। पॉलीमर साइंस में भी वही कहानी है, पॉलीमर साइंस में या तो आपके पास भाई कुछ लोग बीएससी करते हैं ना पॉलीमर साइंस से, बीएससी कर दिए तो उनका बीएससी वाले नहीं भर सकते, एमएससी पॉलीमर साइंस भर सकता है। लेकिन मान लो किसी के पास बीएससी नहीं है, बीटेक किया पॉलीमर साइंस से, वो तो छुट्ट भर सकता है, कोई टेंशन नहीं। समझ गया मेरी बात। ऐसे ही चलिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, ये देखिए बैचलर की डिग्री ये भर सकते हैं बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी वाले, है ना। ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं बैचलर डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं इसको। ईई वाले जिन्होंने बीई की है, बी टेक किया है, बैचलर डिग्री इनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो भर लें। सीएसआईटी वाले सीएसआईटी से अगर है तो भर सकते हैं। फिजिक्स वाले मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री चल जाएगी भैया सिविल इंजीनियरिंग में, तो बैचलर जितने भी बी हैं सिविल वाले मेरे भाइयों आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल बीई वाले बीटेक वाले बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भरना ना भूलें, ठीक है ना। कैसे क्या होना है पेपर में भी बताऊंगा। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग में सारी बैचलर चाहिए आपको। क्लियर ये बातें, चलिए बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। एज लिमिट तो मैंने आपको समझाई दी थी, है ना, ये सब छूट वगैरह मैंने आपको समझा दी है, इसको भी जाने दीजिए। ठीक है, मुद्दा आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे जरा सभी फेज की, तो बहुत ध्यान सुनना जरा। जो भैया सबसे पहले तो प्री आता है, ठीक है। देखो प्री 2 घंटे का पेपर है, यहाँ देखो नीचे देखो, प्री 2 घंटे, जहां जहां मैं इशारा करूं वहां जाना है। प्री कितने घंटे का? 2 घंटे का, दिमाग में बिठा लो। ऑनलाइन पेपर होना है, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 2 घंटे आपको बिठा के रखेंगे, आपके सामने 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 150 हैं, मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 नंबर के हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अपन जब मेरिट बनाते हैं ना तो प्री का कोई मार्क्स उसमें नहीं जुड़ रहा है, जुड़ेगा कितना जुड़ेगा मैं बताऊंगा, पर इससे डिसाइड नहीं होगा। इसमें आप टॉप भी कर गए ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें क्वालिफाइंग है। ये क्या है बेटा? क्वालिफाइंग नेचर का है ये, तो आप उस हिसाब से काम करिए। देखिए अब सर 150 क्वेश्चन कहाँ कहाँ के टॉपिक से, तो देखिए इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 15 मार्क्स की इंग्लिश, मतलब 15 क्वेश्चन समझो, जितना मार्क्स उतना क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स की 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए। ये रीजनिंग आ गई, वर्बल नॉर्मल, ये 30 आ रही है भैया, ये लो, मतलब आपको ये भी पढ़नी है। ये मैथ्स आ गई, लो 30 नंबर की, वही एसएससी वाली करनी है आपको। जनरल नॉलेज करंट अफेयर आपके 30 क्वेश्चन पूछेंगे इससे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के। साइंस के आप 30 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये आईपी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यही होता है ना, जो भाई जब भी आप कॉपीराइट वगैरह चीज़ों का जो ख्याल रखते हैं, जीआई टैग का जो ख्याल रखते हैं, वो यही होता है। मतलब इनके आपकी जो भी ट्रीटीज वगैरह हुई हैं उनके 15 क्वेश्चन, मतलब ये आईपी लेजिस्लेशन इंडिया, ये पढ़ लो यार, सर्च मार लेना तुम। आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया कैसा है, आईपी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लेजिस्लेशन है ना, जो कानून है वो कैसा है, उसके ऊपर यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना डब्ल्यू के बारे में। भैया अब देखो पूरी तरीके से मैंने कहा ना क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको टॉप नहीं करना है, बस क्वालिफाई करना है। कितना? जनरल वाले अगर 30% नंबर ले आए, 150 का 30% आप कर लो, 150 का आप 30% करोगे, आपको दिख रहा होगा कितने नंबर आ गए, 45 नंबर। आप जनरल वाले अगर 45 नंबर ले आते हैं 150 में से, वो पास हो गए, क्वालिफाई कर गए वो, बस ठीक। अब आगे बढ़ सकते हो आप, इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं, तो टॉप करने का मतलब नहीं। अब ऐसी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए 25%, और जो एससी एसटी और जितने बच गए अब, वो सारे के सारे 20% में आ जाएंगे। क्लियर है ये बातें, ठीक है ना। इसके बाद जिनका जिनका प्री निकल जाएगा उनके लिए मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, फिर वो मेंस का पेपर देने जाएंगे। तो मेंस के पेपर आप देखोगे पूरी तरीके से ऑफलाइन, प्री पूरी तरीके से ऑनलाइन था, मेंस पूरी तरीके से ऑफलाइन हो गया है। अब इसमें 2 पेपर रखे गए हैं, है ना। रिटन एग्जाम है, बहुत पूरे 2 पेपर रखे गए, एक पेपर 1 है और एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 आपका ओएमआर बेस्ड है। अब ओएमआर का मतलब क्या होता है बेटा? ओएमआर का मतलब होता है पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्या है, ऑनलाइन नहीं दे रहे हो, पेपर आएगा। ओएमआर में गोला ही लगाते हैं ना, तो गोला कब लगाते हैं? जब 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन कब होंगे? जब एक पेपर होगा, पेपर में जब 4 ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 आपका ओएमआर बेस्ड है, यानी ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन ऑफलाइन पेपर आएगा आपके हाथ में। और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो पेपर 1 में टिक टिक गोला गोला लगाना है, पेपर 2 में लिखना है, ठीक है ना। और लिखना कैसे है? जिससे आपने पढ़ाई करी ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसी में है, डिसिप्लिन से रिलेटेड। जैसे मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल का डिस्क्रिप्टिव देंगे, केमिकल वाले तो केमिकल का डिस्क्रिप्टिव देंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स का देंगे, ऐसा है ना। तो पेपर 2 आपके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब सर पेपर 1 ठीक है, ओएमआर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव आएगा, कितने आएंगे? तो बेटा टोटल 100 मार्क्स का है। टोटल कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, और 100 ही क्वेश्चन भी है। ये देखो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का है, ठीक है। अब 300 मार्क्स का है, तो उसमें क्या क्या आ रहा है हमें जाना। अच्छा, पेपर 1 के लिए टाइम कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटे मिल रहा है, याद रखना। पेपर 1 के लिए टाइम 2 आवर्स है,
ठीक। तो यहाँ देख लो जरा क्या क्या है उस 100 क्वेश्चन में। भैया 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर जनरल नॉलेज से, फिर आपके जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, वो पूछ लेंगे 20 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की, इंग्लिश का टेस्ट हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का, है ना, और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं वही मैंने आपसे कहा था जो, वो फिर से 20 मार्क्स का। पेपर 2 जो है आपका वो 3 घंटे का, याद रखना। पेपर 1 आपका 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और पेपर 2 आपका 3 घंटे का है ना, और 300 मार्क्स का है। ठीक है, और ये आपके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो अब ये बटेगा नहीं। ठीक है, अब डिसिप्लिन से जुड़ा कुछ भी हो सकता है। 3 घंटे 3 मार्क्स, तो मतलब टोटल आप मेंस जो है ना, आप देखोगे 5 घंटे का तो मेंस ही है साला, तो हालत खराब हो जाने वाली है भाई। ठीक है, अच्छा अब याद रखिए, अब आपके दोनों मार्क्स जब जोड़े जाएंगे, तो अभी इंटरव्यू तो हुआ नहीं है, तो अभी आपने 80% ही वेटेज हासिल किया है। ठीक है ना, फाइनल लिस्ट का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी ना, फाइनल लिस्ट भाई, फाइनल लिस्ट जो प्रिपेयर होगी, है ना, उसमें 80% हिस्सा आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 से जोड़ करके, 80% हिस्सा मतलब 80% मार्क्स पेपर 1 पेपर 2 से हैं, और 20% बनी बातें कहाँ से होंगी भैया, इंटरव्यू से होंगे। तो ये हो गया टोटल 100% का, फाइनल लिस्ट आ जाएगी 100%। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जो भी दिव्यांग जन है उनको स्क्राइब की सुविधा मिलेगी। स्क्राइब यानी कि हेल्पर होता है, इसकी कंडीशन ये होती है कि ये आपसे पढ़ा लिखा कम होना चाहिए, खुद से जवाब न दे, ये किसी और का स्क्राइब उसी समय पर नहीं होना चाहिए, और ये उसी एग्जाम का कैंडिडेट भी नहीं होना चाहिए। अलग से आपके लिए क्रेडेंशियल, अलग से एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें स्क्राइब अपनी फोटो लगाएगा, टेस्टेड फोटो होगी, सब होगा, वो आपने पहले भी किया होगा, आप उसे अभी भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको देखना है आपको। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूँ फटाफट से, है ना। भैया इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू आपका हो जाना है 100 मार्क्स का। क्लियर होगी बात इतनी, बहुत बढ़िया, है ना। मैं समझ रहा हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, यही बस। और ये जो इंटरव्यू है फाइनल लिस्ट में कितना वेटेज है इसका, 20% वेटेज है। ठीक है, और इसके बाद आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, तो मोटे तौर पे आपने क्या क्या समझा मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए प्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री जो है, यहाँ देखिए जरा, प्री 2 घंटे का है ना। प्री कितने का है, प्री आपके 2 घंटे का है ना, और इसमें 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स के हैं। फिर मेंस आपके टोटल 5 घंटे का है, इसमें 2 घंटे आपका पेपर 1 हो रहा है, और 3 घंटे आपका पेपर पेपर 2 हो रहा है। ठीक, ये वाला आपका 100 मार्क्स का है पेपर 1, और ये जो 3 घंटे वाला है ये आपका 300 मार्क्स का है। और फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का हो रहा है। क्या आपको क्लियर होगी ये बात, बहुत बड़ी। चलिए, है ना, यही तो मुझे समझाना था आपको। ठीक है, अगर आप ये समझ चुके हैं तो बहुत बड़ी बात है, और यहीं पर हमारा काम खत्म। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, मीडियम एग्जामिनेशन का, भाई प्री पूरा इंग्लिश मीडियम में, कहीं हिंदी नहीं है, तो है ना, पूरा मेंस आपका इंग्लिश मीडियम में, कहीं हिंदी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, हिंदी में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद भैया कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कुछ भी दम नहीं, मैंने पूरा पढ़ा, पूरी 59 पन्नों की पीडीएफ मैंने पढ़ी है आपके लिए। समझ गए आप, यहाँ देखिए जरा, 59 पन्ने हैं इसमें। अभी सिलेबस आ गया है पूरा, है ना। ये मैं पीडीएफ दे रहा हूँ भैया, तो अपने अपने हिसाब से ब्रांच से देख लेना। मैं एक बार दिखाता हूँ कहाँ पे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, तो ये देखिए जरा, इनके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको पूरा का पूरा सिलेबस, ऐसे ही बायो मतलब क्या क्या इनके लिए। तो नीली पट्टी में दिख जाएगा कौन सी ब्रांच है ना। जैसे ये देखो, अभी बायोटेक्नोलॉजी के लिए चल रहा है, अब देखो बायोकेमिस्ट्री आ गया ना। अब यहाँ पे अगली नीली पट्टी तक से सारा ये फूड टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक, फिर और अगली नीली पट्टी तक रुकना है, ये केमिस्ट्री वालों के लिए पूरा पूरा सिलेबस दिया है, क्या क्या वो पूछेंगे, कहाँ से आएगा। जैसे VSE PR थ्योरी हो गई है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो भी थ्योरी है उसको ध्यान रखना है आपको, है ना, हल्का हल्का सा है। और समझ गए, ऐसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पीडीएफ देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे बताइएगा, है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका ये प्यार ही मुझे इतना चलाता है दोस्तों। यही प्यार मुझे बनाए रखें मेरे साथ, और बस जय हिंद कहिए, और एक नौकरी ले लीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, और जब भी आपकी नौकरी लगे ना, इस तुच्छ प्राणी को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। यहाँ पे आप कमेंट तो बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन कभी अगर कोई सिलेक्ट हो जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं भी दिखा सकूं कि मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूं उनके कुछ तो लोग फायदे उठा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, मोटिवेट भी किया है, और बहुत सारी चीज़ समझाई है कि टेम्परेरी और परमानेंट जैसी कोई बात नहीं होती है। टेम्परेरी अगर कहीं जॉब मिल रही है, जैसे कि इससे पहले के मैंने जो वीडियोस दी थी, ये तो परमानेंट जॉब है। इससे पहले की जो सरकार, क्योंकि ज़्यादातर सरकार देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार सबको परमानेंट जॉब नहीं दे सकती, इसीलिए शुरुआत में आजकल ट्रेंड चल गया है कि टेम्परेरी रूप में रखो। इससे उनका काम हो जाता है, आप सीख जाते हैं, अगर आप बहुत अच्छा सीख जाते हैं आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है। क्लियर रहती बातें, तो ऐसे ऐसे काम हो रहा भी है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं टेम्परेरी है तो उसको एज अ सर्टिफिकेट, एज अ सीखने के लिए जाइए कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है ना, और आपकी बहुत अच्छी लिंक करी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों से बनाए रखे, नेचर सब कुछ काम कर देता है।
है ना? तो हो सकता है वही आपको रास्ता दिखा दे कि यहाँ पे परमानेंट कैसे होना है, या आपको वो कर सकते हैं परमानेंट, ठीक है? तो बाकी आपके ऊपर है। तो आप एक अच्छे खासे ताकतवर लोग हैं, अपनी ताकत पहचानिए, और जॉब कोई बड़ी बात नहीं है ना? उसे छोटा ही रहने दीजिए, वो पहले भी इतनी ही छोटी चीज़ थी। ये सिर्फ़ जीविका चलाने का एक साधन मात्र है। ये किसी का सपना नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देखो ज़रा, ऐसे हालात हैं कि लोगों का जॉब करना एक सपना हो गया है कि हम खुद से कमाएँ, कैफ़े जाएँ, उड़ाएँ, यही सपना है क्या? या कुछ और बड़ा नहीं है इसमें? कुछ भलाई का काम करिए। किसी के काम आए ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखिए मुझे, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।